हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 12 आवर इन्वायरमेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट और प्रिवेंटिंग पोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। दिया है द रबिश दैट वी थ्रो इन एन ओपन एरिया मेक लैंड डर्टी एंड पोल्यूटेड, यानी जो भी हम कचरा ज़मीन पर खुले ही फेंक देते हैं, इस तरीके से ज़मीन गंदी हो जाती है और यह दूषित भी हो जाती है। मैन डम्प्स देयर हाउस होल्ड वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स, मेटल, केमिकल्स एक्सेट्रा इन द सॉइल, और इस तरीके से इंसान अपने घर के जितने भी कचरे होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग, मेटल या कुछ केमिकल्स या इत्यादि, इन सारी चीज़ों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, हार्मफुल वेस्टेज एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, यानी सॉइल पोल्यूशन फैलाने के कुछ कारण यहाँ पर दिए गए कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के कचरे हम फेंक देते हैं या जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को फेंकने से सॉइल पोल्यूशन होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से होता क्या है, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। दिया है सॉइल पोल्यूशन बैडली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी सॉइल पोल्यूशन अगर बढ़ा तो यह प्लांट के ग्रोथ पर असर डालेगा, क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं उन सबको ज़मीन में ही उगाना होता है। इसके बाद दिया है इट लीड्स टू लो फूड प्रोडक्टिविटी, और इसी के वजह से उस मिट्टी में से जो भोजन हमें प्राप्त होगा, यानी जो प्लांट उसमें ग्रो होगा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। द केमिकल एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट एंटर थ्रू द बॉडी थ्रू फूड, यानी जो कि केमिकल हमने फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया था, प्लांट के रूट उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वह भोजन के रूप में हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे। द रेन वाटर वॉशेस दिस हार्मफुल पॉल्यूटेंट इनटू द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लीडिंग टू द वाटर पोल्यूशन, और इस तरीके से जब इन पर बारिश होती है तो यह हार्मफुल पॉल्यूटेंट पानी के साथ मिल करके वाटर के जो सोर्सेस होते हैं उनमें जाकर मिलके ये वाटर पोल्यूशन का भी काम करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले आप इस चैप्टर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। नॉइज़ पोल्यूशन दिया है अनवांटेड साउंड्स कॉल्ड नॉइज़, यानी जो भी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हम नॉइज़ कह सकते हैं। एनी एक्सेसिव और unpleasant sound that disturbs human balance or activity is known as noise pollution, यानी कोई भी ऐसी आवाज़ जो कि दूसरों लोगों को अच्छी नहीं लगे वो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं। द साउंड फ्रॉम रेडियो, ब्रस्टिंग क्रैकर्स, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, हैवी मशीनरीज एंड लाउड म्यूजिक एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विथ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी जितने भी प्रकार के आवाज़ जैसे कि रेडियो से जो आवाज़ आती है या पटाखे फूटने से जो आवाज़ आती है या मोटरसाइकिल चलती है तब भी आवाज़ आती है या कोई भी हवाई जहाज़ या एयरक्राफ्ट गुज़रता है तब भी कोई आवाज़ आता है या जब भी कोई मशीन काम करता है तब भी आवाज़ आता है या ज़्यादा म्यूज़िक बजाने पर भी ये आवाज़ आ सकते हैं। तो जितने प्रकार के भी आवाज़ हमारे कानों को अच्छी ना लगे उन्हें हम नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट को हम पढ़ते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, पीपल लिविंग इन नॉइसी एरियाज हैविंग
पुअर हियरिंग कैपेसिटी, यानी जो लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत सारी कंपनियां हैं या ज़्यादा आवाज़ या शोर शराबा होता है, वहाँ के लोगों की सुनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। इफ़ द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ इंक्रीजेज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट इट मे कॉजेस डेफनेस, यानी अगर नॉइज़ पोल्यूशन कुछ हद तक ज़्यादा हुआ तब यह बहरेपन का कारण बन सकता है। द नॉइज़ लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, यानी नॉइज़ के लेवल को डेसिबल में मापा जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, the safe intensity of level around the sound is 45 डेसिबल, यानी WHO के मुताबिक जो कि एक अच्छा माना जाता है कि इतना डेसिबल तक का आवाज़ आप सुन सकते हैं, वो है 45 डेसिबल, यानी 45 डेसिबल तक आप कोई भी साउंड को सुनते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। साउंड लाउडर दैन 80 डेसिबल इज़ कंसिडरेबली टू बी पोटेंशियल डेंजरस फॉर ह्यूमन ईयर, यानी साउंड अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा हुआ तो यह हमारे कानों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेस्ट क्या होता है। ऑल दोज थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज़ एंड हैव बीन थ्रोन अवे आर कॉल्ड वेस्ट, यानी जितने भी सामान जो हमारे काम के नहीं होते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको वेस्ट कहा जाता है, यानी कचरा। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स पील्स, प्लास्टिक वेपर्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा। और इन्हीं कचरों में से कुछ तो सब्जियों के कचरे हो सकते हैं या कुछ फलों के छिलके या प्लास्टिक के रैपर्स और प्लास्टिक बैग्स इत्यादि, ये सभी कचरे में आते हैं। All these are separately in two types. ये दो प्रकार के कचरे हो सकते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। कचरे के इन दोनों प्रकार को पढ़ने के पहले हमें इस चैप्टर में ये जो बगल में फैक्ट दिया है इसको पढ़ते हैं। दिया है वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पढ़ते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, यानी जितने भी कचरे होते हैं वो अगर बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज यानी गला दिए जाते हैं तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह सकते हैं। Things like animal wastes, vegetable waste, fallen leaves, peels of vegetable, paper packing materials like hay, etc. are some of these biodegradable wastes, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे एनिमल वेस्टेज यानी पशुओं या जानवरों के वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट यानी सब्जी काटने के बाद जो बच जाता है वो, या गिरी हुई पत्तियाँ या सब्जियों के छिलके और भी पैकिंग के कुछ पेपर्स, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। दिस वेस्टेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ग्रीन बिन्स, यानी इन कचरों को हमें हरे रंग के डिब्बे में भरना चाहिए। ग्रीन बिन्स आर द गार्बेजेस कैन इन विच वी सपोज टू थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी हरे रंग के डिब्बे ऐसे माना जाता है कि इनमें ऐसे कचरे डालते हैं जो कि बैक्टीरियाओं द्वारा आसानी से उन कचरों को डिकम्पोज किया जा सके। These discards can be collected later for safe disposal, और इन कचरों को आसानी से दूसरी जगहों पर ले जाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी द वेस्ट विच कैन नेवर बी डिकेड बाय माइक्रोब्स विच आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, यानी ऐसे कचरे जिन्हें माइक्रोब्स भी ना गला सके उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, बकेट्स, मग्स एक्सेट्रा आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, यानी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे प्लास्टिक के बॉटल, बाल्टी,
मग, ये सभी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। दिस विल pollute the soil and contain or create problems for the growing plants and make our environment dirty। यानी ऐसे वेस्ट को अगर हम मिट्टी में भी गाड़ देते हैं तब भी ये कई सारे प्लांट को ग्रो करने में तकलीफ पैदा करेगा और यह हमारे इन्वायरमेंट को भी गंदा करने का काम करेगा। दिस वेस्टेज आर पुट इनटू ब्लू बिन्स। इन ऐसे कचड़ों को हमें नीले रंग के डिब्बे में भरना चाहिए। दिस वेस्टेज शुड बी रिसाइकल्ड। यानी ऐसे कचड़ों को फिर से रिसाइकल किया जा सकता है और इनसे नए सामान बना जा सकते हैं। एक बात तो सोचने वाली है कि इतने प्रकार के कचड़े हैं तो इन्हें मैनेज कैसे किया जाता होगा। यानी अब हम इसके वेस्ट मैनेजमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ए टेक्निक टू हैंडल द वेस्टेज। यानी जितने भी प्रकार के कचड़े हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, ये से वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है। इट इंक्लूड्स द कंट्रोल ऑन जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग and disposal of solid wastage in the manner that is favor to the public health। यानी वेस्ट मैनेजमेंट में यह देखा जाता है कि जो कचरे आ रहे हैं उसे कैसे जनरेट हो रहे हैं वो कैसे रोकना है या कंट्रोल करना है। साथ ही जो कचरे जनरेट हो रहे हैं उन्हें एक अच्छे जगह कलेक्ट किया जाए और स्टोर करने के बाद जब उसकी ज़रूरत या वो भर जाए तो उसे अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसे अलग जगह पर ले जाकर उसे की अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग करा के नया सामान उससे बनाया जा सके ताकि लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ़ हो। टू सेव आवर इन्वायरमेंट वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट्स। यानी अगर वेस्ट मैनेजमेंट्स हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से सेफ यानी सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला दिया है सोर्स रिडक्शन। यानी दिस इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस द वेस्ट टू जनरेट। यानी जो भी कचरा हम उगाते हैं या इधर उधर फैलाते हैं उसे हम कैसे कम कर सकें। यानी एग्जाम्पल में दिया है वी शुड राइट बोथ साइड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द पेपर प्रिंटेड ऑन द वन साइड ओनली। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगर एक पेपर गलती से प्रिंट हो गया है तो उसके दूसरे साइड हम उसे ऐसे ही ना फेंकें, उसका यूज़ करके दोबारा उसे फेंक सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है सेपरेशन ऑफ वेस्टेज। यानी जो भी कचरा बन रहा है उसे कैसे अलग करना है। जैसे कि अभी हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब वेस्टेज के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर दिया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी केप्ट इन सेपरेट डस्टबिन सो दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी रिसाइकल्ड। यानी जो भी कचरा हम अलग लाते हैं या फैलाते हैं इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखना चाहिए ताकि जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या वेस्ट है, जैसे कि जो माइक्रोब्स द्वारा पचाए नहीं जा सकते या गलाए नहीं जा सकते, उन्हें दोबारा रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके, तब भी हम वेस्ट मैनेजमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है रिसाइकलिंग। Recycling is a process of generating new things from old one is called recycling। यानी पुराने सामान से नए सामान बनाने की तकनीक को रिसाइकलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज अगेन टू जनरेट न्यू पेपर एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस। यानी पेपर को रिसाइकल करके हम दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं और नया पेपर बना सकते हैं और साथ ही उसी से कई सारे अलग अलग वस्तुएं यह भी बनाया जा सकता है। स्टील एंड एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। यानी एल्यूमिनियम और स्टील को भी रिसाइकल किया जा सकता है और दोबारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।
इसके बाद आगे दिया है कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्टिंग इज़ द मेथड ऑफ डंपिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन ए लो लेइंग एरिया। यानी बायो कंपोस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को एक लो एरिया में रखा जाए। ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड दिस डम्प्स वेस्टेज आर recycled और decayed by microorganisms like bacteria to form compost, which is a type of fertilizer। यानी जब बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को लंबे समय के लिए ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या कहीं पर गाड़ दिया जाता है, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गल जाता है और यह एक अच्छी तरीके का खाद में बदल जाता है, जिसे हम बाद में खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है मेक एंड प्लांट पॉट बाय रीयूजिंग ओल्ड टिन एंड प्लास्टिक कैंस। यानी एक प्लास्टिक कैन या पुराने डिब्बे की मदद से एक प्लांट का पॉट बनाइए और उसमें अपना मनचाहा पौधा लगाकर उसे अपने घर में लगा दीजिए। इसके बाद इतने प्रकार के पॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इन सभी पॉल्यूशंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोकना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो हम इसे सीखते हैं कि कैसे इन सभी पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। दिया है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, वी कैन नॉट क्लीन द अर्थ पॉल्यूशन इन 1 और 2 डेज। यानी धरती पे जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन हैं, इन्हें हम 1 या 2 दिन में तो नहीं हटा सकते या साफ कर सकते, बट इफ़ वी अप्लाई आवर एफर्ट टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट देन सर्टन इट विल इम्पैक्ट ग्रेट इफ़ेक्ट। यानी अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वायरमेंट को साफ करें तो यह ज़्यादा करके अच्छा तरीके से उभर कर आएगा। इफ़ For this process, all of us have to take certain steps to control pollution। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स सभी को फॉलो करने होंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकें, यानी पोल्यूशन से उसे बचा सकें। यहाँ पर सबसे पहला दिया है वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिया है पहला एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिया है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि दिस हेल्प इन प्यूरिफाइंग एयर, ताकि ये जो पेड़ हैं वह उन अशुद्धियों को साफ कर सकें। वी शुड चेक द रिलीज ऑफ स्मोक एंड व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। यानी जो भी धुआं फैक्ट्री या व्हीकल्स में से निकलता है उन्हें हमें चेक करके फिर छोड़ना चाहिए। यानी उन फैक्ट्रियों में या व्हीकल्स में कुछ ऐसे डिवाइस लगाने चाहिए ताकि जो एयर पोल्यूशंस हो रहे हैं उन्हें हम कम कर सकें। उसके बाद दिया है वेस्ट शुड बी बर्न, यानी जितने भी कचरे वो हम जला रहे हैं उन्हें जलाया ना जाए, या उससे पहले जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट के तकनीक सीखे हैं उनमें से किसी एक का पालन कर सकते हैं। वी शुड यूज़ द डिवाइस दैट कैन बी फिल्टर टू पॉल्यूटेंट, यानी ऐसे डिवाइस हमें यूज़ करना चाहिए ताकि जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉल्यूटेंट फ्री हो। यानी हमें ऐसे डिवाइस का यूज़ करना चाहिए जो कि पॉल्यूटेंट को फिल्टर कर सके। इसके बाद आगे दिया है इंडस्ट्रीज मस्ट बी अवे फ्रॉम सिटी, यानी सिटी से दूर इंडस्ट्रीज़ होने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन वहाँ तक कम पहुँच सके। उसके बाद आगे दिया है वी शुड एडुकेट पीपल अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोलिंग मेथड, यानी हमें ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि पोल्यूशन का इफ़ेक्ट हम पर क्या हो सकता है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं। इसकी शिक्षा देने से ही हम अपने इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन या जितने भी प्रकार के पोल्यूशन हैं उनसे बचाने में मदद मिल सकती है। उसके बाद आगे दिया है वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेजेस एंड
पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द वाटर बॉडीज़, यानी हमें पानी में कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ना ही कोई भी जहरीली चीज़ें उसमें फेंकना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड वेल बिफोर इट्स डिस्चार्ज टू रिवर, यानी कोई भी डोमेस्टिक वेस्टेज या इंडस्ट्रियल वेस्टेज को नदी या समुद्र में छोड़ने से पहले उसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर जो गार्बेज या कचरा हम डाल रहे हैं यह पॉइजनस है या नहीं है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग एनिमल्स इन रिवर शुड बी चेक्ड, यानी कपड़े धोने से और जानवरों को नहलाने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए ताकि उनमें कोई भी बीमारियां पानी के साथ मिलकर दूसरों तक ना पहुंच पाए। नेचुरल इंसेक्टिसाइड सच एज बायोनीम्स शुड बी यूज्ड सिंस इट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमें प्रयोग करना चाहिए जैसे कि बायोनीम, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद आगे दिया है वी शुड रीयूज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, यानी जितने भी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग हम करते हैं उसे दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, उसे दोबारा यूज़ करने से पहले फेंकना नहीं चाहिए। उसके बाद आगे दिया है नेचुरल फर्टिलाइज़र शुड बी प्रीफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी नेचुरल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ के बजाय। उसके बाद आगे दिया है वे टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, यानी सॉइल पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वह यहाँ पर बताया गया है। पहला दिया है सेपरेट द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, यानी जितने भी प्रकार के वेस्ट हैं उन्हें हमें दो भागों में बांटना चाहिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और दूसरे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो हमने अलग किया है उसका प्रयोग हमें खाद बनाने के लिए करना चाहिए। फैक्ट्री वेस्ट शुड बी रीप्रोसेस्ड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू लो रिलेइंग एरिया, यानी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसे दोबारा रीप्रोसेस करने के बाद चेक करने के बाद ही लो रिलेइंग एरिया में भेजना चाहिए ताकि वह कम नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद आगे दिया है एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र शुड बी अवॉइड, यानी ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना चाहिए ताकि लैंड पॉल्यूशन कम हो सके, नहीं तो यह बाद में हमें ही परेशानी होगी, क्योंकि जितने भी प्रकार के फसल बोई जाती है वो मिट्टी में बोई जाती है और फसल को काटने के बाद वो इंसान ही खाते हैं, तो अल्टीमेटली इंसान को ही उसका उपाय खोजना होगा ताकि वो बीमार ना पड़े। उसके बाद आगे दिया है लैंडफिल्स शुड हैव प्रॉपर बाउंड्रीज अराउंड देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी लैंडफिल्स को भी होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हवा के दौरान मिट्टी का पोल्यूशन बढ़ ना सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर शुड बी रिसाइकल्ड, यानी जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर हैं उन्हें रिसाइकल करना चाहिए ताकि ज़्यादा यूज़ में आने के बावजूद उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तब वह जल्दी से गल सकता है। उसके बाद आगे दिया है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, यानी सॉइल इरोजन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। इसके बाद आगे दिया है वे टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, यानी नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला दिया है लेस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर पर्टिकुलरली इन रेसिडेंशियल एरिया और नियर हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, यानी हमें लाउड स्पीकर का यूज़ कम करना चाहिए, स्पेशली ऐसे जगहों पर जहां पर हॉस्पिटल्स हैं या रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहां पर लाउड स्पीकर का प्रयोग कम करना चाहिए।
उसके बाद आगे दिया है मशीनरी शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट दे मेक लेस नॉइस, यानी मशीनरीज को ऐसे बनाना चाहिए ताकि जब वो काम करें तब उनमें से कम आवाज़ आए और कम नॉइज़ पोल्यूशन फैल पाए। प्रॉपर स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रियों में नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स यूज़ करने चाहिए। Blowing of horn should be strictly prohibited within no horn zone area, यानी ऐसे इलाकों में हॉर्न नहीं बजाने चाहिए जहां पर नो हॉर्न जोन हो। उसके बाद आगे दिया है यूज़ कॉटन प्लग एट एयरपोर्ट्स, यानी एयरपोर्ट्स पर कॉटन प्लग्स पहनने चाहिए ताकि वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो तो हमें उसका कम पता चले, या जब भी एरोप्लेन उड़ती है या लैंड करती है तो उसमें से जो आवाज़ आता है वो हमें कम आए। उसके बाद आगे दिया है एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम सिटीज़, यानी शहरों से ज़्यादा दूर एयरपोर्ट्स होने चाहिए ताकि जो भी एयरपोर्ट्स पर लैंड होने पर या प्लेन्स के टेक ऑफ होने पर जो आवाज़ें आती हैं वो ना आए और नॉइज़ पोल्यूशन ना हो सके। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है अनडिज़ायरेबल, यानी नॉट वांटेड, यानी जिसकी ज़रूरत ना हो उसे हम अनडिज़ायरेबल कहते हैं। उसके बाद गार्बेजेस यानी कचरा, पेस्टिसाइड्स यानी द केमिकल्स विच इज़ यूज टू किल पेस्ट्स स्पेशली इंसेक्ट, यानी ऐसे दवाएं जिनका प्रयोग करके कीड़ों को मारा जाए उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। उसके बाद रबिश यानी वेस्ट मटेरियल और रिफ्यूज और लिटर्स, यानी ऐसे चीज़ जिसका प्रयोग ना हो उसे हम रबिश यानी कबाड़ा कहते हैं। उसके बाद आगे दिया है इम्पार्ट यानी देना। उसके बाद आगे दिया है लैंडफिल्स, ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इन विच रिफ्यूजेज इज बरीड इन द सॉइल एज इट filled in it or reclaimed by lower laying ground, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें सॉलिड वेस्ट मटेरियल को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए और उसके बाद वह अपने आप ही माइक्रोब्स के वजह से उसमें डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट बन जाए, उसे हम लैंड हिल्स या लैंडफिल्स कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के समरी को पढ़ते हैं। दिया है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस मेक्स आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हैं इन दोनों को मिलाकर के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। उसके बाद दिया है एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन आवर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, यानी हमारे वातावरण में कोई भी अनचाहा बदलाव पोल्यूशन कहलाता है। एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकियल्स, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और साथ ही ओजोन लेयर का डिप्लेशन और इसके साथ कई सारी बीमारियां जैसे अस्थमा और भी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद आगे दिया है वाटर पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी वाटर पोल्यूशन अगर हुआ तो यह एक्वेटिक प्लांट के साथ साथ एनिमल और ह्यूमन को भी ज़्यादा असर पड़ेगा। मैन इज़ पोल्यूटिंग लैंड बाय थ्रोइंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन इट, यानी इंसान धरती को अलग अलग प्रकार के कचरे फेंक करके धरती को गंदा करते रहा है। इसके बाद दिया है फॉलो द 3R, यानी हमें 3R को फॉलो करना चाहिए। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल टू सेव द इन्वायरमेंट, यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए। यानी अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें 3R रूल को फॉलो करके अलग अलग चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए और उसे दोबारा यूज़ करके प्रोडक्शन यानी पोल्यूशन को कम करना चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को सेफ बनाए रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।